नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप लोगों को जैसा विदित है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों, और वो भी कौन सा पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आरंभिक हम शुरुआत कर रहे हैं साथियों, एक एक बिंदु को जीरो लेवल से पढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इस मुहिम में जुड़िएगा। और किसी प्रकार की एक साथियों, जब भी आप अना कक्षा देखो तो हाँ, एक मेरी आप लोगों से विनती है कि आप जितने भी लोग देख रहे हो वो लोग कमेंट जरूर करना साथियों, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का यानी यहाँ पर पदार्पण हुआ है, आप लोग यहाँ पधारे हो। ठीक है, तो साथियों हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। मैंने आप लोगों को बता रखा है, हम लोग पढ़ रहे हैं ना वैदिक सभ्यता, जो महत्वपूर्ण सभ्यता हमारी वैदिक काल पढ़ रहे हैं, जिसको काल हमने ये भी बात की है कि ये 1500 से लेकर 620 ईस्वी पूर्व का ये जो काल है आपका वैदिक काल कहलाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सैंधव काल के बाद का जो काल है, और उसी काल को हम लोग साथियों यहाँ पढ़ने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। आरंभ में हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया था, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक, और ऋग वैदिक को हम पूरी तरह से पढ़ चुके थे। अब हम उत्तर वैदिक की बात कर रहे हैं साथियों। उत्तर वैदिक में सबसे पहले हमने सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी, है ना। सबसे पहले राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी, राजनीतिक स्थिति हम पढ़ रहे थे, और उससे संबंधित काफ़ी जो बदलाव आया था इन दोनों के अंदर हमने वो भी पढ़ा था। जिस प्रकार बड़ी बड़ी थी, वहाँ पर अस्थायी निवास था, यहाँ स्थायी निवास हो गया। वहाँ पर जो बलि कर था वो क्या था साथियों, स्वैच्छिक था। यहाँ पर क्या हो गया, अनिवार्य। वहाँ पर राजा वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत या आनुवंशिक नहीं था, या उत्तराधिकारी का नियम लागू नहीं था, यहाँ पर हो गया। वहाँ राजा पर पूरी तरह से नियंत्रण होता था सभा या समिति का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नियंत्रण कम हो गया, लेकिन फिर भी सभा या समिति का नियंत्रण था। सभा समिति की उल्लेख हमने की थी साथियों, कहाँ पर बात की थी हमने, अथर्ववेद के अंदर इसे, है ना, प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेख इसका मिलता है। परिवार की बात की थी हमने साथियों आराम से, जब हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमने प्रमुख की बात की थी, तो राजा था। और राजा विशेषकर आप लोगों को पता है यहाँ सताइर हो गया था, जन मिलने लगे थे। 2 जनों को मिलकर छोटे जन बड़े जन में बदल गए थे। जैसे हमने पांचाल की बात की, है ना, उसी में हमने कुरु की बात की, है ना, कुरु की बात की, कुरु और भारजन मिल गया, उसमें है ना किरवी मिल गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो हाँ तुर्वक और तुर्वस और है ना किरवी मिलकर के दोनों क्या बन गए, पांचाल बन गए। तो उनकी बात की, उनके राजाओं की भी चर्चा हमने की साथियों। तो इस प्रकार के ना प्रहान जयवाली नामक राजा मैंने बताया पांचाल का, उधर जन्मेजय, परीक्षित, है ना, ये जो राजा महत्वपूर्ण थे। तो इत्यादि बातें हमने की थी साथियों। तो अब आगे बढ़ते हैं। राजा का जो शासन चलता था, मैं आपको अंतिम रूप में एक बात बताई थी, राजा का जो शासन चलता था मंत्रियों के द्वारा चलता था। किसके द्वारा साथियों, मंत्रियों के द्वारा चलता था। और उन मंत्रियों को वहाँ पर क्या कहा गया, रत्निन कहा गया। शायद आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं थोड़ा सा, हाँ चलिए। तो देखिए, बात अपन लोग कर रहे थे साथियों, मैंने आप लोगों को राजा के मंत्री परिषद की अगर अपन लोग बात करते हैं तो वहाँ पर रत्निन कहा गया, रत्नी, है ना, रत्नी और रत्निन अपन बात करते हैं। लीजिए, आज का अपना पहला बिंदु यही है साथियों। सबसे पहले ध्यान रख लेना, यानी कि वैदिक सभ्यता का हम जो काल पढ़ रहे हैं वो हमारा कौन सा है साथियों, उत्तर वैदिक काल है। कौन सा काल है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो कि साथियों इसका काल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, बताने की अब आवश्यकता ही नहीं बची है। 1000 आप लोगों का ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है, ईस्वी पूर्व तक का ये जो काल है आपका उत्तर वैदिक काल है। इसकी मुख्य बातें हम कर चुके हैं। सामाजिक इसकी हम ना राजनीतिक विशेषता पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, राजनीतिक विशेषता हम सबसे पहले ली थी हमने, या हम देखिए हमने राजनीतिक विशेषता की बात की थी। सबसे पहले हमने इसी विशेषता को लेने की कोशिश की थी, और उसके बाद हम और विशेषता भी इनके पढ़ने वाले हैं। 4 बड़ी बड़ी विशेषता हम लेते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, उसके बाद आर्थिक और धार्मिक। ठीक है, तो राजनीतिक विशेषता की सारी बात हमने कर ली थी। राजा वाली बात, स्थिति भी मैंने बताई, राजा का उल्लेख भी बताया आपको, ऐत्रेय ब्राह्मण में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, वो कहानी भी बताई, सब कुछ बताया। लेकिन बताया क्या नहीं, वो अंतिम रूप में मैंने बताई राजनीतिक विशेषता के अंदर कि जो राजा होता था ना साथियों, यानी कि राजा का जो सहयोग करते थे, राजा का सहयोग
यानी कि मंत्री परिषद होती थी, है ना, राजा का जो सहयोग करते थे, एक तरीके से मंत्री कह सकते हैं, उनको यहाँ पर कहा जाता था रत्नी। क्या कहा जाता था साथियों? रत्नी कहा जाता था। ये बात ध्यान रखना, रत्नी, ठीक है। राजा के सहयोग के लिए जो एक मंत्री परिषद बनाया था वो क्या था? रत्नी। और कुल रत्नियों की संख्या अगर आपसे बताएं, कुल रत्नी कितने थे, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रत्नी कितने थे? 12। कितने थे साथियों? 12, ठीक है। कुल रत्नी कितने थे? 12 थे। अब इनमें हम अलग अलग रत्नियों को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले महिषी का उल्लेख मिलता है, राजा की प्रधान रानी, पटरानी। कोषाध्यक्ष की बात हम लोग करने वाले हैं। सूत की बात करने वाले हैं। रथ, है ना, एक तरीके से रथ का प्रमुख हो गया। यानी एक एक व्यक्ति को हम लेने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण नाम है, मैं लिखा देता हूँ। वैसे तो आप लोग ये जानते हो, लेकिन फिर भी लिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक नाम जो आप लोगों के बारे में नया आ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप लोगों के सामने नया आ सकता है, तो उनको मैं ले लेता हूँ। रत्नी के बारे में हम पढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले अपन रत्नी की बात करते हैं, 1 नंबर की। तो मैंने आप लोगों को बता दिया महिषी, महिषी, ठीक है। ध्यान रखना भैया, इसका उत्तर क्या आएगा उसको आप लोगों को पढ़ना होगा। तो महिषी किसे कहा जाता था, ये बात ध्यान रख लेना साथियों। महिषी यानी राजा की क्या होती थी? प्रधान रानी, पहली रत्नी, प्रधान रानी, ठीक है। इसे पटरानी भी कहा जाता था। तो ये राजा की रानी या पटरानी महिषी, पहला रत्नी है भैया। 2 नंबर बात करेंगे पुरोहित की। किसकी साथियों? पुरोहित की। तो पुरोहित क्या काम करता था? यानी कि ये प्रधान सलाहकार था साथियों, प्रधान सलाहकार, प्रधान सलाहकार, यानी कि मेन आदमी यही था। ये जैसा कहता था राजा वैसा ही करता था भाई, तो इसका मतलब हम इसे कह देंगे प्रधानमंत्री। ये लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन लोग बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की, तो वो है संग्राहिता। एक शब्द आ गया हमारे पास, संग्राहिता। देखिए बहुत अच्छा शब्द है, नाम से ही पता चल जाएगा कि बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं इन रत्नियों का उल्लेख कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग याद रखना। संग्रह किसका करते हैं? कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष संग्रह करता, उसे क्या कहते हैं साथियों? कोषाध्यक्ष कहते हैं। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है भागदुग्ध। देखिए भागदुग्ध, भागदुग्ध, ठीक है। यानी एक व्यक्ति है जिसका नाम, मतलब एक रत्नी है भागदुग्ध। ये क्या है? अर्थ मंत्री है। क्या है साथियों? अर्थ मंत्री है। भागदुग्ध क्या है? अर्थ मंत्री है। आप साथ साथ में लिख लेना ताकि समझ में आ जाए, फिर मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा। भागदुग्ध। सेनानी, सेनानी बताने की क्या हो सकता है? सेनानी यानी सेना का प्रमुख, मतलब सेनापति, मतलब सेनापति। सेनानी रत्नी था। एक रत्नी था इनका ग्रामणी। क्या था? ग्रामणी, ठीक है। ग्रामणी ग्राम का प्रमुख या मुखिया, ग्राम का मुखिया या प्रमुख, कल भी हमने पढ़ा था। लेकिन ध्यान रखना, ये सैन्य संचालन और करता था यहाँ का, है ना। सैन्य यानी सैनिक संचालन भी यही करता था गांव का, यानी कि एक तरीके से कमांडर भी था, ये संचालन करता था, ठीक है। किसका भाई? ग्रामणी, ठीक है। उसके बाद अपन लोग बात कर लें 7 नंबर की। छता या छती, एक शब्द का उल्लेख मिलता है, छता या हाँ छतरी, ये एक शब्द मिलता है भैया, छता या छतरी। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, छता या छतरी आ जाए तो द्वारपाल या प्रतिहार, द्वारपाल या अपन उसे क्या कह सकते हैं साथियों? प्रतिहार कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, साइड में आगे ले लेता हूँ, इधर इस जगह थोड़ी हवा हो गई है। तो 8 नंबर ले लेते हैं साथियों। 8 नंबर रत्नी की बात करेंगे, तो ये 8 नंबर रत्नी है सूत। देखिए सूत शब्द का उल्लेख आप महाभारत में जानते हो, सूत पुत्र कर्ण, ठीक है। तो रथ सेना का प्रमुख कहा जाता था, रथ सेना का प्रमुख, सेना का प्रमुख, रथ सेना का जो प्रमुख होता था उसे सूत कहा जाता था, ठीक है। ये 8 नंबर रत्नी की बात की है साथियों। 9 नंबर की अक्षावाप, अक्षावाप, अक्षावाप। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है भैया, अक्षावाप। अक्षा ऐसे, अक्षा ऐसे, आय वे का लेखा जोखा, आय वे का, आय वे का लेखा जोखा,
ठीक है, यानी कि इसका मतलब आज की भाषा में एक शब्द ले सकते हैं हम काम साथियों, वो कौन सा हुआ हमारा शब्द ले सकते हैं आज की भाषा में काम CA, चार्टेड अकाउंट जानते होंगे आप लोग, उसी का काम ये होता है, लेखा जोखा वाला काम। ठीक है, तो ये होगी हमारी बात किसकी साथियों, अक्षाभाव की। और ले लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10वां अपन ले लेते हैं, 10वां। ठीक है, एक बार आप लोगों को इसे देखना है। एक शब्द आता है साथियों पालागल, पालागल। ठीक है, 10वां रत्नीय पालागल, इसे मित्र कहते थे। कई जगह शब्द राजा का ही मित्र होता था, विदूषक शब्द का उल्लेख मिलता है, विदूषक। ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राजा का बहुत ज़्यादा निजी और मित्र होता था, इसे पालागल कहा जाता था। ठीक है, रत्नी के रूप में। और एक शब्द और आता है, उसको भी आप लोग करके देखिए, गोवीकर्तन, गोवीकर्तन या हाँ गोवीकर्तन शब्द आता है या गोवीकृत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक शब्द आता है, इसको कहते हैं साथियों हाँ गवाक्ष, वन का अधिकारी या गवाध्यक्ष, यानी गौ का अध्यक्ष है गवाध्यक्ष, या इसे वन का अधिकारी कहा जाता था, वन का अधिकारी, ये लीजिए। ठीक है, ये आपका एक रत्नी और हो गया। और 12 नंबर रत्नी की बात करोगे, लास्ट बच गया आपका तक्षा। क्या बच गया, तक्षा। और इसे क्या कहा जाते थे, बढ़ई, है ना, बढ़ई। बढ़ई शिल्पियों का क्या होता था, सरदार होता था साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैंने आप लोगों को बताई है। एक बार आप लोग इस चीज़ को, सारी की सारी चीज़ को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों के आने वाली नहीं है। देखो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। राजनीतिक विशेषता में हम पढ़ रहे हैं, राजा का सहयोग करते थे, वो रत्नी कहलाते थे। 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। महिषी, प्रधान, रानी या पटरानी, बताने की जरूरत नहीं, महिषी शब्द का अर्थ ही रानी होती है। ठीक है, पुरोहित, प्रधान, सलाहकार या प्रधानमंत्री, मुख्य सलाहकार, यही तो होता था मेन। ठीक है, संग्राहित, कोषाध्यक्ष। ठीक है, यानी कि संग्राहित, संग्रह किसका करेगा, कोष का, कोष का मतलब खजाना, तो ये क्या था, कोषाध्यक्ष था। भाग दुग्ध, ठीक है, भाग दुग्ध शब्द का आता है अर्थ मंत्री। देखो अर्थ माने होता है धन, और आपका धन खातर के भाग भोग रहा पूरी जिंदगी भर। ठीक है, तो ये याद रख ले, भाग भोग रहा पूरी जिंदगी, क्या खातर, धन खातर। अर्थ माने धन, हालांकि कोष का अर्थ भी खजाना, यहाँ बहुत सारी चीजें आ जाती है सारी मिलकर के। यहाँ पर है धन, इसे कहते थे कर वसूलने वाला अधिकारी, कर अधिकारी, सीधा लिख देता हूँ मैं, इनकम टैक्स वाला। ठीक है, कर अधिकारी। ठीक है, हर प्रकार से। तो देखिए सेनानी, सेनापति, सेनानी की बात करेंगे, किसे कहा जाता था, सेनापति की। सेनानी एक रचना भी है, मेघराज मुकुल की चूरू की कवि है ना, जानते होंगे। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। महिलाओं में भी पढ़ते हैं हम लोग, साहित्य में पढ़ते हैं, जगह जगह आता है सब। ठीक है, इतिहास में भी। और यह है ग्रामणी, ग्रामणी का मतलब ग्राम का मुखिया, कल भी हम पढ़ के आ चुके हैं ना, कुल्लप, ग्रामणी, है ना, विषपति, और हम लास्ट में पढ़ा था जन। ठीक है, तो उसका उल्लेख हम ग्रामणी का हम कर चुके हैं। ग्राम का मुखिया, सैनिक संचालन। क्षता या क्षति, छतरी, जिसका द्वारपाल या प्रतिवार। छतरी, छतरी कहाँ पर होती है, द्वार के बाहर ही होती है, तो द्वारपाल, ऐसे याद कर लेना। सूत, रथ, सूत रथ का, यानी सेना, रथ सेना का प्रमुख, सूत, वैसे सारथी को भी सूत कहते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। अक्षवाप, आय व्यय का क्या, लेखा जोखा करने वाला, आय व्यय का लेखा जोखा। पालागल, मित्र या विदूषक। और उसके बाद साथियों गोवीकर्तन, यानी कि गवाक्ष है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोवीकर्तन की बात करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, गवाध्यक्ष या वन का अधिकारी। तक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ई हो जाएगा। तक्षा का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, बढ़ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। ले चलता हूँ मैं आप लोगों को अगली विशेषता के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता साथियों, 2 नंबर की विशेषता है। हम लेंगे अब उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक विशेषता पूरी कर चुके हैं। अब हम जिस बिंदु की ओर आगे चलने वाले हैं वो हमारा बिंदु है साथियों क्या, सामाजिक विशेषता ले लेते हैं। किसकी, सामाजिक विशेषता ले लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, तो ये बात शायद आप लोगों को याद हो जाएगी। रत्नियों से संबंधित प्रश्न आजकल के परीक्षाओं के पार्ट बन जाते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा रटना नहीं है, यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है, केवल थोड़ा सा समझ लेना है कौन कौन सी चीज़ किस किस में आती है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से रत्नी का क्या कार्य था। ठीक है, अब लेते साथियों 2 नंबर इसकी विशेषता, और ये विशेषता क्या है, सामाजिक व्यवस्था इनकी क्या थी, उसकी बात हम कर लेते हैं। व्यवस्था, तो सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था की बात करोगे तो परिवार की बात आती है, यानी कि संयुक्त परिवार यहाँ पर भी था भाई, संयुक्त परिवार। ठीक है, और दूसरी बात अगर आपसे कोई पूछ ले कि परिवार के मुखिया
कौन होते थे? तो परिवार के मुखिया थे साथियों पिता। पिता परिवार के क्या होते थे? मुखिया होते थे। ये बात ध्यान रखना भी, पिता है ना परिवार के मुखिया होते थे। इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो क्या? गृहपति, यानी कि घर का स्वामी। और लगभग है ना इनके पास असीमित अधिकार था भाई। क्या था? असीमित अधिकार था। ये बात ध्यान रखना, पिता के पास असीमित अधिकार थे, है ना। हाँ, पिता के पास असीमित अधिकार थे। सुनशेफ नामक एक व्यक्ति को कहते हैं कि लगभग थोड़ी गैया थी, 100 गाय थी, उनकी वजह से इनको घर से निकाल दिया था, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब पिता का अधिकार बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, असीमित अधिकार थे, इनके पास ज़्यादा अधिकार थे। परिवार का मुखिया होता था कौन? पिता। और गृहपति की बात मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, अब ये सारी बात हमने कर दी है। कल हमने बात की थी 335 बार इस पिता शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया साथियों? ऋग्वेद में भी किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। और संयुक्त परिवार की हम बात कर रहे हैं। संयुक्त परिवार मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, जिस परिवार में सारे लोग रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं साथियों। एक मूल बात ये ध्यान रखना भैया, ये प्रश्न परीक्षाओं में आ जाता है, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति ठीक थोड़ी सी विपरीत हो जाएगी, है ना। जिस प्रकार साथियों उत्तर है ना अपन ऋग्वेदिक काल में पढ़ रहे थे, उस काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? बहुत ही ठीक ठाक थी, अच्छी थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में ऋग्वेदिक कालीन की तुलना में क्या आई? गिरावट आई भैया, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। गिरावट कैसे आई? कि एक तो महिलाओं का उपनयन बंद हो गया। महिलाएं क्या नहीं कर सकती? उपनयन संस्कार नहीं कर सकती। उपनयन संस्कार बंद, मतलब शिक्षा नहीं। समझ में आ गया आप लोगों के? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद। ठीक है, उपनयन संस्कार क्या हो गया? बंद हो गया। तो ये गड़बड़ हो गया मामला। साथ साथ में राजनीतिक यानी कि सभा में भागीदारी नहीं, सभा में भागीदारी नहीं, भाग नहीं ले सकती थी। ये महिलाओं की यहाँ पर स्थिति में गिरावट आ गई थी साथियों ना, काफ़ी गिरावट आ गई थी। तो ये थोड़ा सा देख लेना, है ना। अब अगर अपन लोग बात करें महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की जा रही है, तो इनका विवाह तो होता ही था। ठीक है, तो विवाह के भी यहाँ विवाह से संबंधित भी काफ़ी फैक्ट ध्यान रख लेना। विवाह की अगर अपन बात करें साथियों, तो विवाह वाला वही पोर्शन याद रखना जो मैंने बताया। विवाह है ना, एक तो गोत्र ध्यान रखना। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, विवाह की बात बताऊंगा इसके साथ एक से। और ऋग्वेदिक काल में गोत्र है ना सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। कहते हैं गोत्र पहले नहीं थे, गोत्र यहीं से शुरू हो गए थे। तो विवाह कहाँ होता था? गोत्र है ना, गोत्र को छोड़कर भिन्न गोत्र में होता था। मैं सीधा लिख देता हूँ, भिन्न गोत्र में, गोत्र में विवाह। विवाह किस में होता था? भिन्न गोत्र में। अपनी गोत्र और अपनी भाषा में अपनी गोत्र संख्या को नहीं मालूम। ठीक है, तो उसी प्रकार कहने का मतलब अपन बात करते हैं ना, वही है। ठीक है, तो भिन्न गोत्र में विवाह। और सबसे पहले गोत्र यहाँ पर आपका उत्तर वैदिक काल में आपको मिलेगा, प्रश्न कहीं से आ सकता है ऐसा। ठीक है, तो गोत्र कब अस्तित्व में आए? तो उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आए। ठीक है, भिन्न गोत्र में विवाह होता था। विवाह के लिए एक तो बहु विवाह है, बहुपत्नी विवाह। ठीक है, बहुपत्नी विवाह का उल्लेख काफ़ी जगह मिलता है। तो ये बहुपत्नी विवाह वाली बात याद रखना आप लोग। ठीक है, बहुपत्नी विवाह है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैत्रेयी जो संहिता है उसके अंदर मनु का है ना, मनु की 10 रानियों का उल्लेख मिलता है। मनु की कितनी रानियों का साथियों? 10। ठीक है, मनु की कितनी रानियों का उल्लेख मिलता है? 10 रानियों का उल्लेख मिलता है। और भिन्न गोत्र में विवाह। और विवाह क्या था साथियों? एक वो बात याद रख लेना आप लोग, कौन सा? अंतरजातीय विवाह भी होते थे यहाँ पर। कौन से विवाह होते थे? अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह भी होते थे साथियों। ठीक है, अंतरजातीय विवाह। और उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, कौन सा? एक तो आप लोगों का था अनुलोम और एक आप लोगों का था प्रतिलोम। अब मैं ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लूँगा,
अनुलोम क्या था, उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की महिला। प्रतिलोम क्या था, उच्च जाति की महिला निम्न जाति का पुरुष। ठीक है, तो ये वाली बात हमने पहले भी पढ़ ली थी। ये विवाह का क्या था साथियों, इनका स्वरूप था। स्त्री की स्थिति के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं साथियों। मैंने आपको विवाह से संबंधित कुछ तथ्य बताए हैं। एक बिंदु और आप लोग याद कर सकते हो, इनसे ही संबंधित है। विधवा विवाह प्रचलन में था साथियों। विवाह की बात आ रही है तो विधवा विवाह होता था यहाँ पर, विधवा विवाह। ठीक है, एक प्रथा और थी जिसका नाम था नियोग प्रथा। नियोग प्रथा यानी ऐसी प्रथा, मनुस्मृति में इसका उल्लेख है कि जब भी कोई पुरुष संतान उत्पन्न करने में क्या नहीं हो, सक्षम नहीं हो, यानी वो अपुरुष हो, यानी कहने का मतलब उसके अंदर है ना जन्नांग किए है ना जनन शक्ति है वो नहीं हो, तो फिर वह है ना जो महिला है वो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ भी क्या है संबंध स्थापित करके अपने पुत्र को जन्म दे सकती है, अपनी पीढ़ी को, अपनी संतति को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन ध्यान रहे उसमें किसी प्रकार की काम वासना विद्यमान नहीं होनी चाहिए, बस केवल एक विधि के अनुसार वो बात होनी चाहिए। और ये निर्धारण भी पति के द्वारा ही किया जाता है कि वो पुरुष कौन सा हो जो नियोग करने के लिए काबिल हो। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ तो मैं ये सारी चीज़ें बता भी नहीं सकता क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में एक एक अध्याय शुरू हो जाता है साथियों। ठीक है, तो विधवा विवाह की बात हमने कर ली है। नियोग प्रथा, एक चीज़ ध्यान रखना, बाल विवाह नहीं। यहाँ देखिए मैं बाल विवाह लिख रहा हूँ, बाल विवाह, और मैंने ऐसा लिख करके और इस बाल विवाह को काट दिया, मतलब बाल विवाह नहीं था। ठीक है, बाल विवाह प्रचलित नहीं था। और विवाह की आयु मैंने उसमें भी नहीं बताई थी, ऋग्वेद में थी वही यहाँ पर थी। ठीक है, और विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष के बीच में थी, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विवाह की जो आयु थी वो कितनी थी, लड़की की 16 से 17 वर्ष के मध्य थी, ये बात ध्यान रखना। और लड़के की थोड़ी और ऊपर हो जाती थी। ठीक है, तो 16 से 17 वर्ष का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो इतनी बातें अपन लोग आरंभिक रूप से महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कुछ एक संहिता है जैसे ऐत्रेय है ना, ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय जो ग्रंथ है उसके अंदर क्या बात लिखी गई है, उसके अंदर नारी को है ना दुखों का प्रतीक बताया गया है, दुखों का घर बताया गया, दुखों का कारण बताया गया है, स्त्री को दुखों का कारण बताया गया है। कहाँ पर, ऐत्रेय में। ठीक है, ऐत्रेय में स्त्री को दुखों का कारण बताया गया है, कारण। ठीक है, ऐत्रेय में दुखों का कारण बताया। मैत्रेयी जो संहिता है उसके अंदर भी क्या उल्लेख मिलता है, नारी को सूरा व पासा के समान बताया गया है। कौन सी, एक मैत्रेयी संहिता है उसके अंदर, लिखा देता हूँ बाई चांस कहीं से भी ऐसा कुछ आ जाए। मैत्रेयी संहिता के अंदर है ना बात स्त्री की चल रही है, स्त्री या नारी को क्या है, सूरा, सूरा माने हो गया शराब। ठीक है ना, शराब का गुण होगा कहने का मतलब। और साथ साथ में साथियों याद रखना, पासा के समान। ठीक है, ये उल्लेख मिलता है, यानी इसका मतलब यहाँ स्थिति काफ़ी बुरी थी। और बहुपत्नी प्रथा और प्रति देखो, दो है ना दोहरा चरित्र मानदंड हर जगह होता है। एक तरफ तो ये बहुत सारी महिलाएं रख रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं तो सूरा के समान है, और किसके समान है, पासा के समान। पासा का मतलब समझ गए आप लोग, जो गेम होता है चौपड़ वाला, और वो खतरनाक होता है जुआ वाला, आप समझ गए होंगे। तो ये सारी बातें साथियों महिलाएं के बारे में कही गई थी। मैंने आप लोगों को यानी कि विस्तार से इस तथ्य में एक एक बिंदु बता दिया है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं रही है। ऋग्वेद की स्थिति में यानी कि ये जो मैंने आपको बताया ना गिरावट आई, इसके तुलना में ऋग्वेद की तुलना में यहाँ पर क्या आई, गिरावट आई। ये लिख लेना आप लोग, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की तुलना में गिरावट आई। ठीक है, ऋग्वेद की तुलना में यहाँ पर क्या गिरावट आई, किसमें गिरावट आई, महिलाओं की स्थिति के बारे में। अब जब इतनी बात कर चुके हैं तो एक बात ये भी बनती है कि इस काल में महिलाएं कौन कौन सी थी। चलो उसको भी मैं लिख देता हूँ, एक मिनट में मैं रिवाइज करवाता हूँ, फटाफट सुनिए। सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। संयुक्त परिवार प्रथा का यहाँ क्या था, बोलबाला था, पीछे भी था। मुखिया परिवार का कौन है साथियों, पिता। पिता को गृहपति कहा जाता था। असीमित पावर था, पिता जो भी अधिकार लेता था यानी जो भी निर्णय लेता था वही सर्वमान्य होता था, यानी एक तरीके से दैवीय निर्णय इनका माना जाता था। और उसके बाद मैंने बताया महिलाओं की स्थिति में काफ़ी क्या थी, गिरावट आ गई थी। ऋग्वेद की तुलना में यहाँ पर गिरावट आई। महिलाएं उपनयन यानी शिक्षा का अधिकार महिलाओं के पास अब नहीं बचा था। फिर भी कुछ महिलाओं की स्थिति ठीक थी, फिर भी कुछ महिलाएं शिक्षा लेती थी। राजनीतिक सभा में भाग नहीं ले सकती थी महिलाएं। और विधवा विवाह, नियोग प्रथा
थोड़ा सा इसको सही कर लेना साथियों। नियोग प्रथा जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और विधवा विवाह प्रचलन में था, बाल विवाह यहाँ पर नहीं होता था, सती प्रथा का उल्लेख भी नहीं मिल रहा है। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा इत्यादि प्रथाओं का उल्लेख नहीं मिला। ऐत्रेय में स्त्री को दुखों का कारण बताया गया ऐत्रेय में, और मैत्रेयी संहिता में स्त्री शूरा या पाशाकी के समान बताई गई है। और उधर मैंने विवाह की बात बता दी साथियों। विवाह भिन्न गोत्र में विवाह होता था। एक ये तर्क बहुत अच्छा है साथियों, ध्यान रखना। भिन्न गोत्र में विवाह होने के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी दिया गया है कि अलग अलग डीएनए वाले व्यक्तियों का जब विवाह होता है तो उनके जो पुत्र पैदा होता है वो दिमागी होता है, और एक ही डीएनए के अंदर विवाह किया जाता है, मतलब एक ही गोत्र के एक ही डीएनए वाले लोगों से विवाह होता है, तो फिर उनका जो पुत्र है मंद बुद्धि या कम बुद्धि या बिल्कुल भी बुद्धि नहीं, कहने का मतलब जड़ मूर्ख, मनोविज्ञान की भाषा में इडियट इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहते हैं भिन्न गोत्र में होने से फायदा होता है तभी एक वैज्ञानिक कारण। उसका आधार भी शायद उनको ये तो नहीं पता कि उनको ये पता था, ये भी नहीं पता, लेकिन वर्तमान टाइम में भी कारण, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। लोग तो बस और प्रकार की बातों को जानते हैं, ठीक है। तो ये भिन्न गोत्र वाली बात मैंने आप लोगों को बताया, याद रखना। बहुपत्नी विवाह प्रथा प्रचलित थी, और मैंने बताया मैत्रेयी संहिता के अंदर मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख बताया जाता है। अंतरजातीय विवाह यहाँ प्रचलित था। अनुलोम और प्रतिलोम मैंने दोनों की स्थिति आप लोगों को बता दी। ये थी साथियों महिलाओं की स्थिति। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ किस काल की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। और अपन यहाँ महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा कर ली, और इसकी जो विशेषता थी, वैसे तो हम सामाजिक विशेषता पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों को पढ़ना है वो है, यानी कि जैसे ही आप लोगों से पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ से एक पक्का आता है कि ऋग वैदिक कालीन महिलाएं कौन सी थी। आपको ट्रिक याद आना चाहिए, सेव एल जी, क्या आना चाहिए, सेव एल जी, और फटाफट नाम आ जाना चाहिए, सेव एल जी। अस से सिकता, ए से अपाला, फिर वी से विश्ववारा, और उसके बाद आपने एल जी एल लो एल से लोपा मुद्रा, और उसके बाद साथियों लास्ट में आपने क्या किया, जी से क्या हो गया, घोषा, ठीक है। तो वो नाम आपके दिमाग में आए। उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 नामों का उल्लेख है साथियों। प्रश्न आ जाता है कि उत्तर वैदिक काल की वैदिक काल की विदुषी महिलाएं, अब प्रश्न पूछे तो सिर्फ 2 ही महिलाओं का उल्लेख आप लोगों को याद रखना है। कितनी, 2 महिलाएं। कितनी महिलाएं, 2, ठीक है। ये होगी 2, यानी 2 महिलाएं यहाँ विदुषी है। और कौन कौन सी है उनको आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक तो आप लोगों की हो जाएगी साथियों गार्गी, क्या हो जाएगी, गार्गी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक हो जाएगी मैत्रेयी, क्या हो जाएगी, मैत्रेयी, ठीक है। गार्गी और मैत्रेयी, है ना, यानी इन 2 महिलाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें, उत्तर वैदिक काल की 2 विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, याद रखना। और अगर इस गार्गी को याद करना चाहो, यानी इससे संबंधित एक बात और मिलती है, ये है ना, हाँ ये बड़ी प्रवीण थी। एक बार इसने क्या है, संवाद भी किया था ना, शास्त्रार्थ में एक बार इसने संवाद किया था। और ये संवाद किसने किया, किसके साथ किया था, याज्ञवल्क्य के साथ, याज्ञवल्क्य के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना, याज्ञवल्क्य के साथ। और ये संवाद किया कहाँ था, ये भी ध्यान रखना, यानी कि शास्त्रार्थ किया था, इनके बीच संवाद किया था। और ये किया था साथियों, है ना, मिथिला के राजा जनक के दरबार में, मिथिला के राजा जनक के दरबार में, मिथिला के राजा जनक के दरबार में यह शास्त्रार्थ हुआ था, ठीक है। कहती कि ये खुद जीत गई थी, याज्ञवल्क्य को हरा दिया था। तो गार्गी संवाद करती थी, मतलब एक विदुषी महिला थी, तभी तो करेगी, वरना तो क्या करेगी, ठीक है। कोई तर्क तो था इसके पास। और मैत्रेयी को आप लोग सीधा याद कर लेना, ठीक है। दोनों को याद करने के लिए एक ट्रिक काम ले लेना, गामे या गम शब्द याद रखना, गम। देखो यहाँ पर महिलाओं को थोड़ा क्या हो गया था, गम हो गया था, क्या मतलब महिलाओं की स्थिति पूरी हो गई तो गम होगा, दुख होगा, गम। तो गय से क्या हो गया, गार्गी, और मैं से क्या हो गया, मैत्री। तो ये याद रखना, संवाद याज्ञवल्क्य के साथ किया था, याज्ञवल्क्य ऋषि है, ठीक है। और प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, उत्तर वैदिक काल के ऋषि का नाम लिखो, तो बता दोगे ना,
और वैदिक काल में आप लोग पता है वशिष्ठ पढ़ा आपने, भारद्वाज भी वहाँ पर थे, विश्वामित्र भी वहाँ पर थे, तो वो वहाँ के प्रमुख, वहाँ के साथियों क्या थे, ऋषि थे। तो ये हम लोग मतलब एक बेहतरीन बात पढ़ रहे हैं जो आप लोगों को याद होगी, ठीक है। अब देखिए सामाजिक व्यवस्था के तहत कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक शब्द और आ जाता है खान पान। खान पान शब्द आ जाता है, तो खान के अंदर याद रखना क्या लिखोगे, यानी कि शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों, प्लस मांसाहारी दोनों। ये क्या थे भाई, दोनों प्रकार का क्या करते थे, है ना, आहार लेते थे, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शाकाहारी मांसाहारी, ठीक है। अब देखिए एक बात और याद कर लेना, पान की बात आए तो ये है ना पेय के रूप में किसे लेते थे, पेय के रूप में सोम, वही बात है पीछे हम पढ़ कर आ रहे हैं, सोम, ठीक है। मदिरा पान और मांस भक्षण को घृणित माना जाता था, लेकिन फिर भी आज भी घृणित माना जाता है, फिर भी लोग खाते हैं पीते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये खान पान शाकाहारी मांसाहारी दोनों पे इनका क्या है, सोम है। और सोम हमने ऋग्वेदिक काल में भी पढ़ा था, 9वें मंडल आपको याद होगा, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हाँ, कुछ जैसे यहाँ पर कुछ एक मिठाइयों का भी उल्लेख मिलता है, क्षीरोदन का उल्लेख मिलता है। क्षीरोदन का मतलब क्या हुआ साथियों, खीर। तिलोदन है ना, तिल से बना हुआ कोई यानी कि आपका भोजन, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग याद कर लेना। मालपुओं का भी उल्लेख मिला है यहाँ पर, मालपुओं का उसमें भी बताया था मैंने, हालांकि इतनी गहरी बात आपसे कोई नहीं पूछेगा। शिरोधन तिलोदन याद रख लेना थोड़ा सा, पे सोम खान पान ये बात थी, ठीक है। अब मैं एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आपसे ये बात पूछे वर्ण व्यवस्था, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है वर्ण व्यवस्था। और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है ना वो कैसी हो गई थी, उसका स्वरूप क्या हो गया था, कहते हैं कि यहाँ पर ये जन्मजात हो गई थी वर्ण व्यवस्था, क्या हो गई थी, जन्मजात हो गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जन्मजात कहने का मतलब है ये हो गई थी जाति के आधार पर, यानी कि जिस जाति में जो व्यक्ति जन्मेगा वो उसी आधार पर था, वहाँ पर ये जन्म प्रदान हो गई थी। और उस समय ये किस आधार पर थी साथियों, मैंने आपको बताया था कर्म प्रदान, कर्म मूलक समाज था वो भी, और कर्म प्रदान थी आपका जो बिंदु आप लोग पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। तो सीधी बात आप याद रख सकते हो कि जन्म आधारित, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, मैंने आपको बताया वर्ण व्यवस्था जन्मजात, इसको ऐसे लिख लो आप थोड़ा सा, जन्म आधारित, ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा शब्द है ये आपको समझने में और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर क्या हो गई थी साथियों, जन्म आधारित होगी, बताने की जरूरत नहीं है। 4 वर्ण थे, चारों वर्णों का मैंने उल्लेख कर दिया है ना। उपनयन संस्कार करने का 3 व्यक्तियों का अधिकार 3 वर्णों को था, है ना। 4 वर्ण आप लोग जानते होंगे, सारे लोग जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य और आपका क्या हो गया शूद्र। और इनमें से ये जो तीनों वर्ण थे ना साथियों, इनको उपनयन का अधिकार था, क्या था, उपनयन का अधिकार था। उधर तो कहते हैं कि ये 10वें मंडल में जब इसका उल्लेख मिलता है ना, कहते हैं कि पुरुष सूक्त बाद में जोड़ा गया था, लेकिन इस काल तक तो आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था है धीरे धीरे पूरी तरह से फैल गई थी, जड़ें जमा ली थी। और मैंने बताया ब्राह्मण उपनयन का, अब सुन लेना, जो उपनयन करता है उसे द्विज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विज भी। ऐसा शब्द अगर आ जाए तो भी ध्यान रखना साथियों, द्विज का मतलब 2 बार जन्मता है, ठीक है। उपनयन के बाद में दूसरा जन्म माना जाता है ब्राह्मण, है ना, जब वो जनेऊ धारण करता है उपनयन, है ना, यज्ञोपवीत वाली बात अपन बात करेंगे, ठीक है। उपनयन वाली भी, द्विज वाली बात भी मैंने और बताई, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। उपनयन और है ना शिक्षा लेते थे, शिक्षा लेने का अधिकार था, और द्विज, इन तीनों को द्विज भी कहा जाता था, लेकिन इन लोगों को नहीं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। व्यवसाय धंधा, उद्योग धंधा, कारीगर, बाजीगर, कुम्हार, है ना, इत्यादि सारे जो धंधे करते थे कौन, ये वैसे करते थे। क्षत्रिय का काम युद्ध करना था, युद्ध करना, दूसरों की तीनों 4 वर्गों की क्या करना,
रक्षा करना, और ब्राह्मण का काम वेद को पढ़ना और पढ़ाना था, ठीक है। और काम भी ब्राह्मण को सलाहकार के रूप में करते थे, राजा की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाते थे। शूद्र का काम विपरीत तीनों वर्णों की क्या करना, सेवा करना था। कई जगह स्थिति बुरी बताई गई है, कई जगह स्थिति अच्छी भी बताई गई, ठीक है। आगे चलकर और भी दयनीय स्थिति होगी, अपन बात करेंगे। तो ये था साथियों वर्ण व्यवस्था वाला। अगर आपसे एक चीज और पूछ ले, आश्रम व्यवस्था, आश्रम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कितने आश्रमों का? 3 आश्रम, ठीक है। हाँ, आरंभ में 3 आश्रम। कौन कौन से? यानी आरंभ के 3 आप लोगों के, एक तो गृहस्थ आश्रम, एक आप लोगों का क्या हो गया साथियों, ब्रह्मचारी, और एक आपका एक और महत्वपूर्ण आश्रम हो गया, देखिए 3 है ना, वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, 3 आश्रमों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। उन तीनों आश्रमों का आप लोग याद करना। आरंभ में अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से, ग्रंथों के अंदर क्या है, अलग अलग वर्णन वहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं, तो उसी आधार पर कर लेना। जैसे एक ग्रंथ है, मैं उसका नाम आप लोगों को बता देता हूँ। वर्ण व्यवस्था का एक ग्रंथ की बात करें, आश्रम व्यवस्था की, तो देखिए सबसे पहले अपन लोग एक ग्रंथ पढ़ते हैं, छांदोग्य उपनिषद, है ना, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में 3 ही है ना आप लोगों के, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम और एक आपका वानप्रस्थ आश्रम, इन तीनों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, आश्रम की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि ग्रंथ है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। इसके अंदर 3 ही प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 3 आश्रम कौन कौन से साथियों? एक तो आप लोगों का हो गया सबसे पहले, यानी कि आप लोग क्या करोगे, गृहस्थ आश्रम लिख दोगे, ठीक है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, ठीक है। और उसके बाद एक आश्रम और बच गया आप लोगों का 3, वानप्रस्थ। संन्यास आश्रम का यहाँ उल्लेख नहीं था, वानप्रस्थ, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में जो मैंने आप लोगों को बात बताई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जाबलो उपनिषद की जब बात करोगे तो सर्वप्रथम 4 उपनिषदों का वर्णन है, 4 अना आश्रमों का वर्णन आपका कहाँ मिलेगा? जाबलो उपनिषद में मिलेगा, ठीक है। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? बहुत ही सरल है, वैसे याद रह जाएगा, एक बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। सुन लीजिए, आश्रम का सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, ठीक है। अब इन चारों का सूत्र रूप में, या तो 3 ही मिलता है, तो फिर ये 4 आश्रम कहाँ मिलते हैं? 4 आश्रम, तो वहाँ पर एक हमारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है जाबलो उपनिषद। मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा यहाँ याद रख लेना आप लोग, जाबलो उपनिषद। ये लीजिए, उपनिषद पढ़ेंगे हम लोग, आरण्यक पढ़ेंगे, है ना, उपनिषद आरण्यक पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे उनमें। तो इसके अंदर 4 आश्रमों का उल्लेख है, 4 आश्रमों का उल्लेख। एक आप लोगों का और जोड़ लेना आप लोग, यानी कि संन्यास आश्रम भी माना जाता है। तो ये लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न आ सकता है, तीनों का कहाँ उल्लेख? तीनों का इधर, है ना, नाम क्या? छांदोग्य उपनिषद, और उधर किसका उल्लेख? 4 का उल्लेख मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों को बीच में बताने की कोशिश की, और मैं बताने में सफल भी हो गया साथियों। लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, ठीक है। और वो बिंदु हमारा रहेगा साथियों, सामाजिक व्यवस्था के बाद इनकी एक और व्यवस्था आ गई। एक बार इस चीज़ को रिवाइज मैंने करवा दिया है। खान पान के अंदर शाकाहारी मांसाहारी ये दोनों थे। पे सोम, है ना, पे इनका क्या था? सोम था। शिरोधानी खीर, तिलोधानी तिल से बने हुए। मालपुओं का भी ये भोजन, है ना, मालपुए भी खाते थे ये लोग, है ना। सीताराम सीताराम बोल, सुबह तड़के मिलेगा मालपुआ, ऐसे गीत आपने सुन लेंगे, तो उन नारियों के बनाए हुए थे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया, जन्म आधारित हो गई थी साथियों, ठीक है। और 4 वर्णों की स्थिति भी मैंने आप लोगों को बता दी है। और अगर अपन लोग बात करें आश्रम व्यवस्था की, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को छांदोग्य उपनिषद बताया 3, और जाबलो उपनिषद में कितना? 4। अब आपसे पूछा जा सकता है 4 आश्रमों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? जाबलो उपनिषद में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये परीक्षा में चर्चा का विषय भी बन जाता है, आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अब लीजिए, अपन 3 नंबर बिंदु ले लेते हैं, धार्मिक जीवन। धीरे धीरे हम, है ना, एक तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन की बात करेंगे, या आप व्यवस्था लिख सकते हो, यहाँ तो हम व्यवस्था ही लिख देते हैं, ये लिख के आ रहे हैं, तो इसी को चलने दे। ये लीजिए,
धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे सबसे पहले तो साथियों यहाँ पर भी देवता तो खूब सारे थे, तो बहुदेववाद, मैक्स मुलर ने भी ये बात की थी कि ये बहुदेववाद थे, ठीक है, तो बहुदेववाद थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि जो देवता वहाँ पर प्रधान थे, जैसे वहाँ पर इंद्र है, वरुण है इत्यादि देवता वहाँ बहुत ज़्यादा प्रधान थे, लेकिन अब वो प्रधान नहीं रहे, तो यहाँ पर प्रधान देवता कौन से हो गए, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आपके प्रधान देवता में थोड़ा बदलाव आ गया। प्रधान देवता इनमें आप प्रजापति हो गए, एक तो प्रजापति, ठीक है। इसी प्रकार साथियों प्रजापति की बात करोगे तो ये प्रजापति आ गए, ब्रह्मा आ गए। उसके बाद विष्णु, और उसके बाद आप एक नाम और ले लो काम, है ना, और वो क्या है, रुद्र मतलब शिव, रुद्र मतलब शिव, है ना। सदा भवानी दायिनी सन्मुख देव गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, जय हो। तो कहने का तात्पर्य है प्रधान जो देवता है वो प्रजापति विष्णु और रुद्र थे। अब या पिछले समय में वहाँ पर प्रधान कौन थे, है ना, वहाँ पर जो प्रधान थे वो यहाँ पर क्या हो गए, गौण हो गए, ठीक है। गौण कौन कौन हो गए, एक तो इंद्र, ठीक है, वरुण इत्यादि देवता थोड़े क्या हो गए साथियों, गौण हो गए। अग्नि इत्यादि तो चलते रहे क्योंकि अग्नि यज्ञों से संबंधित थी, और यज्ञ जैसे आगे बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर वहाँ पर भी उनका प्रभावी था। तो धार्मिक व्यवस्था में बहुदेवता था। प्रधान देवता मैंने बताया प्रजापति, विष्णु और रुद्र। गौण भी मैंने बता दिया साथियों आप लोगों को, क्या गौण देवता कौन हो गए, इंद्र वरुण जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध देवता थे वहाँ के, जैसे अश्विनी कुमार है, नाथ सत्य है, मित्र है, बोगजोगोई में भी इनका उल्लेख मिलता है। और खूब सारे देवता हमने बात की थी ना। एक पूषण जो देवता हमने बात की थी, पूषण, ठीक है, ये जो पूषण देवता था ना उस समय तो पशुओं का था, यहाँ पर ये शूद्रों का देवता हो गया था। किसका, शूद्रों का देवता, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है, आप लोग इसको भी याद कर सकते। पूषण पशुओं का देवता था, यहाँ शूद्रों का। वरुण की बात हमने जल देवता की थी। कुछ विद्यार्थी कक्षा से भ्रमित हो गए थे, सुन लेना साथियों। वरुण एक तो जल का देवता और समुद्र का देवता है, ठीक है, लेकिन समुद्र के मध्य जब वो व्यापार करते थे, व्यापारी है ना, व्यापार करते जाते थे, तो उस समय समुद्र के मध्य मार्ग के जो देवता थे, उनके समुद्री मार्ग के देवता, जलयानों के देवता, वो थे साथियों आप लोगों के अश्विनी कुमार थे। क्या थे, अश्विनी कुमार थे। तो वो बात ध्यान रखना साथियों, मैंने आपको अलग से करवाए। वरुण जल देवता है, समुद्र देवता जरूर, लेकिन जो मार्गों की जो देवता है, कष्ट निवारक जो देवता है ना, विपत्ति का हरण करने वाले, वो वहाँ पर थे। किसके रूप में, यानी वो रक्षा करते थे आपके अश्विनी कुमार। और इंद्र को पुरंदर कहा गया है वैदिक साहित्य में। यहाँ इंद्र थोड़े से क्या हो गए थे साथियों, गौण हो गए थे। यह हम आरंभिक बात पढ़ रहे हैं साथियों धार्मिक व्यवस्था की, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बात और बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, वो क्या है, यज्ञ की प्रधानता साथियों, ठीक है। इस चीज़ को मिटा देता हूँ फिर ठीक रहेगा। धार्मिक व्यवस्था में बहुदेववाद मैंने पढ़ लिया है। प्रधान देवता यहाँ प्रजापति हो गए थे साथियों, सृष्टि का पालन करता, लिख लेना आप, प्रजापति के आगे या कहीं पर भी जगह मिलती है तो सृष्टि का रचयिता, है ना, सृष्टि का रचयिता। एक ध्वंस करने वाला होता है, एक पालन करने वाला होता है, ठीक है, शिव जी, है ना। जैसे कि मान लो सृष्टि के रचयिता तो कौन हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, और उस सृष्टि का पालन करता कौन बताते, विष्णु, और ध्वंस करने वाले कौन, शिव जी। शिव जी कैसे ध्वंस करते हैं पता है, शिव जी जैसे कोई तपस्या करता है, आप करना शुरू कर दोगे और फिर शिव जी भगवान मुझे ये दीजिए, शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भगवान उन्हें आशुतोष कहते हैं। और फिर उनसे कुछ भी ले लो चाहे आप लोग, ठीक है, और फिर वो लेकर के आप कोई सही काम थोड़ी करोगे, सही करोगे तो अच्छी बात है, तो सही नहीं करोगे तो फिर आपका क्या है, कोई जाब्ता करना पड़ेगा, और आपका जाब्ता आप शिव जी तो कर नहीं सकते, तो कौन करेंगे फिर, विष्णु जी करेंगे। तो यही एक सर्कुलर मतलब एक प्रकार का सिस्टम चलता था इनका। तो धार्मिक व्यवस्था में मैंने आप लोगों को बताया साथियों, इस समय 2 चीज़ें प्रभावी हो गई थी। एक तो 2 चीज़ें ज़्यादा होने लगी थी, एक तो यज्ञ और एक युद्ध। इन 2 चीज़ों की प्रधानता हो गई थी यहाँ। एक तो यज्ञ बहुत करते थे लोग और एक युद्ध करते थे। अब आपको पता है 2 चीज़ प्रधान थी, इस वजह से यहाँ पर 2 जाति श्रेष्ठ हो गई। उनका नाम क्या था, दोबारा सुन लीजिए। एक तो यज्ञ प्रधान, धार्मिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें प्रधान हो गई थी इस समय, यानी कि 2 प्रधान। वैसे इसको लिखने के लिए अलग से पॉइंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ से हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ यज्ञों की यहाँ प्रधानता थी, यानी यज्ञ क्या थे,
प्रधान। जब यज्ञ प्रधान होंगे तो अब आप अपने को एक चीज़ समझ में आ गई, यज्ञ कौन करवाएंगे। और युद्ध की भी यहाँ पर क्या हो गई थी, प्रचुरता, बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे। युद्ध का कारण क्या था, थोड़ा थोड़ा लोहे का विकास इन्होंने कर लिया था, है ना। क्या कर लिया था, लोहे का विकास। बात करेंगे, इसके लिए एक शब्द आता है ना, अयस करके। तो ये लीजिए, यज्ञ प्रधान और युद्ध प्रधान। तो इसका मतलब यज्ञ कौन करवाएगा, पुरोहित यानी ब्राह्मण। तो यहाँ पर ब्राह्मण की क्या हो गई थी साथियों, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाने लगा था, ठीक है। और युद्ध किसके लिए, युद्ध कौन करता था, क्षत्रिय करता था, यानी कि ये लीजिए साथियों, क्षत्रिय। तो इन दोनों कुलों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ गई थी, आवश्यकता पड़ गई थी। इस वजह से ये लोग धीरे धीरे श्रेष्ठता की ओर आगे अग्रसर हुए और धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक अस्तित्व इन्होंने भी और इन्होंने भी क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। क्योंकि राजाएं बहुत ज़्यादा यज्ञ क्या करते थे, यज्ञ के कर्मकांडों में ब्राह्मणों की जरूरत थी और ब्राह्मण जहाँ भी जाते थे वो राजा को अपने अनुरूप जैसा भी करते थे। और कहते कि यहाँ यज्ञ और कर्मकांड थोड़े महंगे भी हो गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गए थे। कोई काम ज़्यादा होता तो फिर है ना, हाँ बहुत ज़्यादा मिलने लगता है हर किसी को, तो फिर वो लोग है ना वैसा ही करते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब अपन बात करेंगे साथियों, विशेष बात जो मैंने आप लोगों को बता दी है, कुछ यज्ञों की बात कर लेते हैं। और उससे पहले मुझे समय की भी जानकारी लेनी होगी, आपके कितनी समय की कक्षा हो रही है। अच्छा, अभी टाइम पड़ा है तो कुछ हम और कर लेते हैं, ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि जितनी चीज़ कर लेंगे उतनी तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए साथियों, यज्ञों की बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण यज्ञों की बात कर लेते हैं अपन लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। यज्ञ की प्रधानता, मैंने ये बात बताई, इस पॉइंट को आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। ब्राह्मण की वजह से युद्ध प्रधान हो गया था। और कुछ चीज़ें देखिए, हाँ दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई थी, मिक्स थी, है ना। यज्ञ की प्रधानता की वजह से भी और साथ साथ में किसकी प्रधानता की वजह से भी, और उधर युद्धों की प्रधानता की वजह से भी। तो कुछ यज्ञ ऐसे होते थे दोनों तरीके से, धार्मिक दृष्टि से भी और राजनीतिक व्यवस्था से भी महत्वपूर्ण थे। तो यो अपने यज्ञों की उल्लेख मिलता है। एक यज्ञ आपने सुना होगा साथियों, राजसूय। एक यज्ञ का उल्लेख मिलता है, अश्वमेध। एक यज्ञ मिलता है आपको, वाजपेयी। एक यज्ञ और मिलता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 नंबर यज्ञ आप लोगों का, ठीक है, पुरुषमेध। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यज्ञ है, पुरुषमेध, ठीक है। हाँ, वाजपेयी, अश्वमेध और राजसूय, ठीक है। तो इस प्रकार के यज्ञों का जो उल्लेख है हमें किस साहित्य में मिलता है साथियों, हमें मिलता है वैदिक साहित्य में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब आप लोग मुझे बताओगे, यानी सामान्य है, आप लोग 1 मिनट तक सोच सकते हो, यानी इन प्रश्नों के उत्तर क्या रहेंगे। राजसूय यज्ञ कौन करता था और किस लिए करता था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ किस लिए किया जाता था, पुरुषमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द को आप लोग काम ले सकते हो, ठीक है। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी, ठीक है। मैं आप लोगों को ये एक एक ना बता देता हूँ। युद्ध की बात, अगर अपन लोग इन यज्ञों की बात करें, यज्ञ करवाते थे पुरोहित थे, करते थे राजा थे, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग राजसूय यज्ञ की बात करते हैं। देखिए, एक तो राजा यज्ञ किया करता था। राजा का यज्ञ करने के पीछे उद्देश्य क्या था, या तो उद्देश्य होता था साथियों राजनीतिक विस्तार का, या फिर वो अपने कुल में कुछ समृद्धि लाने के लिए, या वो एक काम और मतलब एक, या है ना अपने स्वास्थ्य के लिए, या वो अपना है ना एक तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार के लिए इन प्रकार के युद्धों का वो क्या कर लेते थे साथियों, यानी यज्ञों का क्या कर लेते थे, आयोजन कर लेते थे, ठीक है। तो उसमें भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आती है, ठीक है। तो लीजिए, अब अपन बात करते हैं इन यज्ञों का, नाम लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट लिख लेते हैं इनका, है ना, कि भाई कौन सा यज्ञ किस समय किया जाता था, है ना। ये बात ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, ठीक है। अब इन यज्ञों की प्रमुख विशेषता आपको आनी चाहिए। जैसे कि देखिए, अब इनमें से एक तो आप देखते ही पता चल जाए, एक तो ये अश्वमेध यज्ञ है, ठीक है। इससे आप क्या अर्थ निकालो, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो चीज़ आती है उस पर विशेष हमारा ध्यान अपने आप चला जाता है। यहाँ पर तो मुझे को अश्वमेध यज्ञ जाना, ठीक है। और वो क्या चीज़ है, ये है ना, ये है ना, जो यज्ञ है इसमें क्या छोड़ा जाता है, अश्व छोड़ा जाता है, नाम के मुताबिक है। और ये अश्व क्यों छोड़ा जाता है, साम्राज्य विस्तार के लिए,
साम्राज्य विस्तार या सीमा विस्तार के लिए माना जाता है। यानी ये अश्व जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ भी अधीनता स्वीकार हो जाती है। किसकी? जो राजा ये अश्वमेध यज्ञ करता है कि अश्व छोड़ता है और वो ये अश्व भ्रमण करता है। आप लोगों का अश्व यानी घोड़ा, अश्व का मतलब घोड़ा, और घोड़ा भ्रमण करता है, जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। अगर राजा की नहीं करेगा तो उस सेना से युद्ध करना पड़ेगा। आप जानते हो राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किसने पकड़ लिया था? लव और कुश ने। ठीक है, इसी प्रकार देखिए वाजपेयी, पुरुषमेध और राजसूय, इसमें जो एक ये वाजपेयी जो यज्ञ आप लोगों का, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। कहते हैं कि राजा के यौवन के लिए यज्ञ किया जाता था कि राजा जवान रहे, राजा के अंदर स्फूर्ति रहे, ताकि ये दुश्मनों के साथ अच्छी तरह से क्या ले सके साथियों? लोहा ले सके। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, ये क्या ले सके? लोहा ले सके। दोबारा सुन लीजिए, मैंने आपको अभी अभी 2 यज्ञों की बात बताई है। करमवद ले लो तो करमवद ले लो, और वैसे इसको भी ले लो, है ना। राजा की यौवन के लिए, यौवन के लिए यज्ञ, ठीक है, राजा के यौवन के लिए। और ध्यान रखना यहाँ पर एक काम किया जाता था, वो क्या था? घुड़दौड़ का आयोजन होता था। घुड़दौड़ का आयोजन, ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है, घोड़ों की दौड़ का आयोजन, घुड़दौड़, रथ दौड़। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अश्व वाली बात, राजसूय यज्ञ क्या साथियों? राज्याभिषेक के समय किया जाता है। राज्याभिषेक के समय, ठीक है, राज्याभिषेक के समय, है ना, ये राजसूय यज्ञ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुरुषमेध यज्ञ है। इस यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी, पुरुषों की बलि, पुरुषों की क्या दी जाती थी साथियों? बलि दी जाती थी, पुरुषों की बलि दी जाती थी इस यज्ञ में। किसमें? पुरुषमेध यज्ञ में। तो ये थे आपके राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी और पुरुषमेध यज्ञ, ये यज्ञ आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों। ठीक है, मैंने वाजपेयी यज्ञ भी है, पुरुषमेध, है ना, अश्वमेध हो गया, राजसूय हो गया और पुरुषमेध हो गया। मैंने इन यज्ञों के बारे में आपको बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और यज्ञ का उल्लेख मिलता है, आप लोग करो तो कर लेना। हाँ, श्रोतामणि नामक एक युद्ध और भी मिलता है। वैसे आप लोगों को जरूरी नहीं है, सूरा व पशु की बलि वहाँ पर सूरा व पशु की आहुति दी जाती है श्रोतामणि में, लेकिन कोई ज़्यादा आप लोगों से पूछेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए साथियों, महत्वपूर्ण बात मैंने बता दी है। एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा, पुनर्जन्म का उल्लेख। एक बिंदु और आपसे कोई पूछ ले कि यानी पुनर्जन्म का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? पुनर्जन्म, तो ये जो पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, ये बात अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप लोग बता देना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। यदि साथियों उत्तर वैदिक काल में आर्यों के धार्मिक और हमने बात की साथियों सामाजिक की और कुछ राजनीतिक बच्चे भी, उनकी भी बात की, विस्तार से चर्चा की है। एक एक बिंदु को बताने की मैंने पूरी कोशिश की है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लेना, है ना। एक बार वर्ड वाली चीज़ सुने देख सकते हो, पुनर्जन्म शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण से मुझे याद आया, ये जो राजसूय यज्ञ राज्य है ना, इसका उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है। और ये 2 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 2 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 2 दिन तक राजसूय यज्ञ चलता है। और ये अश्वमेध अश्व साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। और वाजपेयी राजा के यौवन की वृद्धि, मतलब राजा जवान रहे, स्वस्थ रहे, अष्टपुष्ट रहे, ताकि शत्रुओं से मुकाबला कर सके। घुड़दौड़ का आयोजन यहाँ होता है, रथ दौड़ भी, और पुरुषमेध, है ना, पुरुषों की यहाँ पर बलि दी जाती है। तो ये लीजिए साथियों, इतने, है ना, हमने यज्ञों की बात की, यज्ञ प्रधान थे, और यहाँ मैंने युद्धों की प्रधानता की बात की, आपस में युद्ध भी होते थे। तो बची हुई बातें साथियों, हो सकता है अगली कक्षा लास्ट कक्षा हो, है ना, तो हम वैदिक सभ्यता को पूर्ण की और हम पहुँच चुके हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, समय जरूर लग रहा है लेकिन बेहतर चीज़ें हो रही है। आप लोगों को कक्षा कैसी लगती है? अपनी कमेंट, अपनी टिप्पणी जरूर दें। और भी कोई इंडियन हिस्ट्री करना चाहता है तो उनको ये आप सलाह दे सकते हो साथियों। अब मुझे आप लोग जाने की इजाज़त दीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके कमेंट ही मेरी असली क्या साथियों ताकत है। ठीक है, एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, वंदे मातरम।